नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के खास बुलेटिन मध्य भारत में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य वरिष्ठ नेता ने रविवार को रविंद्र भवन में दीप प्रज्वलन कर और महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विस्तारित प्रदेश कार्य समिति बैठक का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जांजगीर चांपा के कलेक्टर आकाश छिकारा ने ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत हस्तशिल्प, रेशम, खादी, हथकरघा उद्योग विभाग के विभिन्न घटकों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को विभाग में संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने और लाभान्वित हितग्राहियों की आय में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर उनके विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। परिवार न्यायालय में गवाही के दौरान एसडीएम कार्यालय में तैनात बाबू गोविंद प्रधान की जज के सामने ही वकील आशीष मिश्रा से झड़प हो गई। घटना के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और थाने ले जाया गया है, जिसके बाद गोविंद प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल गोविंद प्रधान ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी युवती से विवाह कर लिया, जिस वजह से उसकी पहली पत्नी और गोविंद प्रधान के बीच कुटुंब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान ही सवाल पूछ रहे अधिवक्ता आशीष मिश्रा को गोविंद प्रधान ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। होगा कि रायगढ़ के अधिवक्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस के शासनकाल में जो है वो आंदोलन किया गया था, जिसमें इसी बाबू के खिलाफ जो है इस बाबू के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि वकील जहां भी मिलेंगे मैं उनको पटक पटक के मारूंगा। ये बाबू एक्चुअली जो है वो एसडीएम साहब के यहाँ का अभी पदस्थ हुआ है और इसके पहले ये अन्य विभाग में रहा। तो आज क्या हुआ कि इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ जो है मुकदमा पेश कर रखा है कि ये उनका भरण पोषण नहीं करता, उनके बच्चों का भरण पोषण नहीं करता और इसने दूसरा विवाह कर लिया है। आज गोविंद प्रधान के द्वारा कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि मैं दूसरा विवाह कर लिया हूँ और ये अपनी पहली पत्नी को प्रस्ताव दिया गया कि भाई आप दोनों मेरे साथ रहिए। इस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। तो समझौते की बात चल रही थी, इस दौरान जो है 50,000 रुपये मंथली जो है वो आप दे दिया करिए। ये प्रस्ताव मेरी ओर से उनको दिया गया कि सारे मामले खत्म कर लिए, जब आपने दूसरा विवाह कर लिया है तो प्रथम पत्नी और बच्चों के अधिकार हैं, उसको आप समाप्त मत करिए। तो वहीं से वो जो है वो कहने लगा कि 25,000 रुपये तेरे को खाना है क्या, और ऐसा करके गाली गलौज करने लगा और उसके कार्य से न्यायालय का कार्य बाधित हो गया पूरी तरीके से। न्यायालय कक्ष में इस तरीके से बर्ताव कभी नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जो इसको बढ़ावा मिला था, उस बढ़ावे के सामने ये किसी को कुछ नहीं समझता। और क्या है कि वर्तमान में इन सारे तथ्यों को छुपा के ये चुपचाप जो है अपनी पदस्थापना ले लिया एसडीएम अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में। तो क्या है आज अपने आप को, इसकी तो शुरू से उसी दिन से मंशा थी कि वकीलों पे अटैक करना है। तो ये आज अटैक हमला आज का नहीं है, ये वास्तव में उस आंदोलन के समय जो तय किया गया था कि एक एक वकीलों को ये पटक पटक के मारेगा, उसकी आज ये शुरुआत किया है। बस यही है। और न्यायालय के सामने जो कुछ हुआ, न्यायालय का कार्य बाधित हुआ, न्यायालय ने ज्ञापन जारी किया है और जो भी विधिक कार्यवाही होगी, पुलिस पदस्थ है और प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है, दुरुस्त है, तत्काल मौके पे पहुंचा है। न्यायालय से ज्ञापन उन्होंने प्राप्त किया है और कार्रवाई के लिए वो चले गए हैं। और गोविंद प्रधान को भी, जिसके द्वारा न्यायालय के भीतर अपराध करने का प्रयास किया गया, वो कम बड़ा दुस्साहसी नहीं है। आपके द्वारा थाने में कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं, अभी मैं न्यायालय से ही बाहर निकला हूँ और जो भी उनको न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए मेरी जैसे भी आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। बस एक चीज़ है कि मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन था कि ये न्यायालय में स्वीकार कर रहा है कि इसने 2 शादी की है, तो ऐसा व्यक्ति विभागीय का पद पे रहने के लिए शासकीय नियमावली के अनुसार जो 2 विवाह किया है वो शासकीय पद पे नहीं रह सकता है। और अनुभागीय दंडाधिकारी न्यायालय में पद में बाबू के रूप में पदस्थ रहने के बावजूद खुलेआम न्यायालय में इस बात को स्वीकार करना और खुलेआम इस तरीके का अपराध करना, ऐसे व्यक्ति को जो है किसी भी जिम्मेदारी के पद पर रखना बहुत ज्यादा। परिवार न्यायालय रायगढ़ कोर्ट में
एक जो वकील हैं आशीष मिश्रा जी, उनके साथ एक घटना के संबंध में रिपोर्ट के लिए आए हैं और उस पर जो है न्यायालय अवमानना के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और अभी कार्रवाई चल रही है। पूर्व में इसके ऊपर कोई अपराध दर्ज हुआ था सर थाने में? नहीं, इसके जांच की जा रही है और कार्रवाई की। वकीलों के साथ मारपीट का पहले भी मामला आ चुका है इसी आरोपी के साथ। सरगुजा जिले में जंगली हाथियों के उत्पात ने ग्रामीणों को रात जगा करने को मजबूर कर दिया है। दरअसल मैनपाट वन परिक्षेत्र में पिछले 10 दिनों से हाथियों के आतंक ने कई ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से शाम ढलते ही ग्रामीण अपने आशियाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। जहां वन विभाग द्वारा तय की निर्धारित सरकारी भवन के छत के ऊपर सोने के लिए ग्रामीणों को जगह दी जा रही है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों की वजह से वह डरे और सहमे रहते हैं। घर और फसलों को हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। बावजूद इसके वन विभाग के द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। पूरा फसल धान लगा था, वो पूरा फसल खा दिया हाथी। और रहने के लिए क्या व्यवस्था है? रहने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। अभी 5-4 बजेगा, इसके बाद खाना बनाएंगे, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं भात डोह के अपन भाग जाएंगे यहाँ से। कहाँ जाते हैं? यही मकान है ना पक्का का, हाँ। इसी छत पर हम चढ़ जाते हैं रात को। तो कितने डरे हुए हैं आप लोग? बहुत डर है भाई। यहाँ वन अमला के द्वारा कुछ सामान वितरण किया गया होगा आप लोगों को? नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी सर नहीं मिला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो राशन पानी वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला है। हम लोग भाड़ा बर्तन पहले हमको मैंने हाथी आया ना मेरे फसल में, हाँ। इसके बाद भाड़ा बर्तन अपना जदकत जंगल में फेंक दिया। आपका घर भी तोड़ा है? हाँ, ये मेरा घर है देवो। अच्छा। मेरा लड़का का है बड़ा और मेरा भी है। मकान बना है, वहीं पे हम लोग माचा के ऊपर में मतलब अपना जान बचा के मतलब रहते हैं। निगरानी के लिए वन विभाग क्या कुछ पहल कर रहा है? क्या करेगा, बस आते हैं सूचना दे देते हैं कि हाथी आया है करके, अपना जान बचाओ करके बोलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। तैयारी की मुआवजा के लिए लिखा पढ़ी करके ले गए हैं, अभी तक मतलब कोई पता नहीं है कितना मुआवजा बना है क्या है, मतलब लिख के यहाँ से ले गए हैं ले जाने के लिए। ये कौन सा गांव है और कौन ये बरवाली है, ग्राम मतलब बरवाली, पंचायत नवदापुर पड़ता है। अच्छा, लगभग यहाँ 60 घर आसपास होगा पूरा, मतलब बरवाली डाटी ढाप करके। तो अभी फिलहाल आप क्या कर रहे थे? अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, घर का मरम्मत कर रहा हूँ, रहने का जो तोड़ा है उसी को मरम्मत कर रहा हूँ। तो पूरा गांव अभी दहशत में है? पूरा गांव। 10 दिन हो गया। फसलों को भी नुकसान पहुंचा? फसल को भी नुकसान कर दिया, धान को भी नुकसान पूरा खत्म कर दिया। मैं जब से यहाँ प्रभार लिया हूँ, लगातार रोज दिन मटर हमारी टीम जो है भ्रमण कर रही है, तो क्या प्रचार प्रसार किया रहा है टीम के द्वारा, और जो है मुनादी करवाया जा रहा है, और जिसका घर जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, हाथी तोड़ा है, उनको तिरपाल दिया जा रहा है। अभी फिलहाल में हाथी का मूवमेंट किधर है सर? अभी फिलहाल में हाथी का मूवमेंट कापूरेज में चला गया है। और मैन पार्ट में नहीं है? मैन पार्ट में का 2 हाथी हैं अभी। अच्छा, कहाँ है सर? ये माटी घाट। सर बरवाली में भी 2-3 दिन पहले हाथियों ने घर तोड़ दिया था, इस पर किस प्रकार से मुआवजा वगैरह कुछ तैयार किया है? मुआवजा तो हमारे वहाँ के दरोगा साहब ही बनाते हैं। हाँ। तो हाथी का जो दल है सर मैन पार्ट में लगातार विचरण कर रहा है, इससे निजात लोगों को क्यों नहीं मिल रही है सर? अब तक निजात क्यों नहीं मिल रहा है सर लोगों को? अब निजात में कैसे बताऊँ, अब वो स्वतंत्र जानवर है जंगल का। नहीं, इतना प्रयास वन विभाग कर रही है फिर भी डटे हुए हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई हमारी टीम द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है ना, उसको हम खदेड़ सकते हैं कुछ नहीं। हाँ, लोगों को बस समझाइश देते हैं कि हाथियों से बचे। हाँ। लगातार हो रही बरसात से भिंड जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और भिंड नगर पालिका समेत कई नगर पंचायत क्षेत्रों के वार्डों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं भिंड जिले के गोहद क्षेत्र के चक बरथरा, करवास, चितोरा गांव समेत करीब आधा दर्जन से अधिक गांव के घरों में पानी भरा हुआ है, जिसमें कुछ ग्रामीणों के कच्चे मकान भी गिरे हैं। मकान गिरने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं।
पानी से नल्ला में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया नल्ले पर, उसमें नल्ले को कचरा डाल के नल्ला बंद कर दिया गया है। हर साल पानी बरसता था, नल्ले में और पानी निकल जाता था, मगर कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसमें अतिक्रमण करके और नल्ले का बंद कर दिया। इससे पानी गाँव में घुस रहा है और घरों में पानी भर रहा है। समस्त ग्रामवासी बहुत परेशान। घरों में पानी भरा है अभी? हाँ, घरों में पानी भरा है, खटिया डूबी है, कूलर डूबे हैं, सरसों डूबी है, गेहूँ डूबे हैं, भूसा गेहूँ के पशुओं के लिए चाह रहे हैं। सरसों डूबी है हमारी और भूसा भीज गया पूरा, नल्ले जाम है, पानी निकल नहीं रहा है, घर में भरा है। आप दिखाना चाहोगे सरसों कहाँ भीजी आपकी क्या है? भिंड जिले के लहार और दबोह में सामूहिक नकल के मामले पर ऐतराज जताते हुए भिंड कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश भर में भ्रष्टाचार और माफियाओं का बोलबाला है। सामूहिक नकल का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय भिंड में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा खेल हो गया। यहाँ कोई ना देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। और यह सब आलम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिला है। भिंड जिले के आलमपुर में जो बीएससी कॉलेज में जिस प्रकार से सामूहिक नकल का मामला जो अभी सामने आया है, बड़ा दुर्भाग्य है जब ऐसी घटनाएं हम लोग अपने ज़िले स्तर में और प्रदेश स्तर में जब देखते हैं। निश्चित तौर पर भिंड जिला तो इस टाइम अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसा खेल हो गया है। यहाँ ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। और यह सब आलम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिल रहा है उसके कारण हो रहा है। बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को व्यापम घोटाला का नाम मिला। उसके बाद अभी हाल में ही नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला, तमाम घोटाले से मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जिस प्रकार से मौसम में बरसात की बौछारें हर गली मोहल्ले कस्बे तक पहुंचती थीं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार की बौछार जो बड़े बड़े कॉलेजों व्यापम जैसे घोटालों से निकलकर अब छोटे छोटे स्कूल गली मोहल्ले में जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उन तक पहुंच गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। निश्चित तौर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर जरा सा भी संवेदनशीलता है और जरा सा भी यदि आपके मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के प्रति अगर जरा से भी आप नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, तो ऐसे दोषियों के खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ एफआईआर कराइए। तब यह सिलसिला मध्य प्रदेश में रुकने वाला है नहीं। भ्रष्टाचार का आलम इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। और हम लोग जो भिंड में जो घटना घटी है, निश्चित तौर में इसमें जिला स्तर के भी जो अधिकारी, जो संलिप्त शिक्षा विभाग के जो अधिकारी इसमें संलिप्तता रखते होंगे, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। इसके लिए हम लोग जल्द कलेक्टर भिंड को ज्ञापन भी सौंपेंगे और उनसे उम्मीद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिला से लगभग 150 किलोमीटर दूर और पंखाजूर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोयली बेड़ा की मुख्य सड़क पर खंभा 4 से 5 दिन पहले से टूटा हुआ है। बिजली विभाग वालों की लापरवाही इस कदर है कि ना तो 11 वोल्ट का खंभा बदला गया और ना ही बिजली की लाइन काटी गई। विभाग ने खंभा बदलने की बजाय उल्टा एक पेड़ की टहनी से टूटे हुए खंभे को गिरने से रोक रखा है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है प्रतापपुर और कटगांव के बीच के जो एरिया है, इस एरिया में तो हमारे पीछे आप देख सकते हो कि बिजली विभाग का कितना बड़ा लापरवाही आपके सामने नजर आता है। अब देख सकते हो कि ये यहाँ पे 11,000 वोल्टेज वाला जो खंभा टूट चुका है, ये आज 4 दिन है, जबकि इसमें पूरा अभी भी लाइन है, गाँव में लाइन सप्लाई चालू है। अब देख सकते हो कि एक टहनी के मदद से इस खंभे को रोका गया, पुल को गिरने से रोकाया गया है, जबकि ये कितना बड़ा लापरवाही आप तो सोच सकते हो कि इसके नीचे अगर वायदे में गाय हो, इंसान हो, बैल हो, कुछ भी अगर आ जाए और ये वायदे में खुदा ना खास्ता गिर जाए तो वो सभी का मौत हो जाएगा। तो मतलब इतना बड़ा लापरवाही नहीं करना चाहिए, लेकिन विभागों को यहाँ पखानजोर क्षेत्र के जो दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भगवान जगन्नाथ के धाम जगन्नाथपुरी में सदियों से भगवान जगन्नाथ 7 दिनों के लिए रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं। दिल्ली में भी हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पिछले 46 सालों से रथ यात्रा का ये उत्सव अनवरत रूप से चल रहा है। हम सभी को एक साथ जुड़ने का अवसर इस यात्रा के माध्यम से मिलता है। जितने भी भक्तजन यहाँ सम्मिलित हुए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। भरा हुआ देश है, यहाँ विभिन्न व्रत, त्योहार, मेले, इस तरह के उत्सव भारत की संस्कृति का हिस्सा है। भगवान जगन्नाथ के धाम जगन्नाथपुरी में सदियों से भगवान जगन्नाथ 7 दिन के लिए रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं और रथ यात्रा के उस उत्सव में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। दिल्ली में भी हौज खास के इस मंदिर में पिछले 46 साल से रथ यात्रा का ये उत्सव अनवरत रूप से चल रहा है और निश्चित रूप से हम सबको एक साथ जोड़ने का, एकता के सूत्र में बांधने का अवसर इस यात्रा के माध्यम से मिलता है। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में जितने भी भक्तजन यहाँ लाखों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं, मैं हृदय पूर्वक सबको बधाई देता हुआ उनकी भगवान मनोकामना पूरी करें, ऐसी प्रार्थना करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रथ यात्रा पर खुशी जताते हुए कहा कि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। ये ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी लोगों ने जय जगन्नाथ के माहौल में भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्प की सिद्धि का संकल्प लिया है। देखिए महाप्रभु हरे कृष्णा, आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निश्चित तौर पर ये कलयुग के देवता कहीं न कहीं हम सबको असीम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और ये ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय भाई अमित शाह जी, सब लोग जय जगन्नाथ के माहौल से भारत के विकसित माहौल को आगे बढ़ाने का, भारत के विकसित भारत बनाने के रथ को इनके साथ लगाकर आगे बढ़ाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का हम लोग एक नया आह्वान किए हैं और सब लोग मिल करके इस वातावरण में सहयोग करेंगे और भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा, सुख, शांति, समृद्धि, विकसित बिहार, विकसित भारत की कामना पूर्ति करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खुशी जताते हुए कहा कि फरवरी के सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जम्मू का शुभारंभ किया था। इसके बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई है। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरा पहला दौरा जम्मू एम्स में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू का शुभारंभ किया था और उस शुभारंभ के बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज 4 बैच में यहां पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले बैच में 50 स्टूडेंट थे, दूसरे में 62, तीसरे में 62
और आगे चल करके अब अगले बैच में 100 स्टूडेंट्स यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुझे जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई और मेरा पहला विजिट जम्मू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हुआ है। मैंने यहाँ की फैसिलिटीज को देखा है, मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन भी ली है और मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ किस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ रहा है। मैं जम्मू की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि ये विजयपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्ल्ड स्टैंडर्ड का और देश में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में बढ़ा है। इसकी फैसिलिटीज, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके इक्विपमेंट्स, इसके अप्लायंसेस और इसके लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के क्रिएट किए गए हैं। और इसके साथ साथ इसमें हर बारीकियों को देखा गया है जो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाता है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो मैंने इंस्पेक्शन और यहां के अथॉरिटीज के साथ जो बातचीत की है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि यहां बहुत जल्द यानी 2 सप्ताह के अंदर फोर्टनाइट में लगभग हमारी ओपीडी यहां प्रारंभ हो जाएगी और ओपीडी के साथ साथ यहां जो फैसिलिटीज की जा सकती हैं वो की जाएगी। फैकल्टी का रिक्रूटमेंट चल रहा है और वो तीव्र गति से चल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां फैकल्टी आए। आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि यहां अभी तक जो फैकल्टी आई है वो ऑल इंडिया की बेस्ट फैसिलिटीज में से फैकल्टी आई हुई है। सारे देश से बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट प्रोफेसर्स यहां आए हैं। मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि मानसून सक्रिय फेज में है। उसके प्रभाव से उत्तर भारत में आज के दिन लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज भारी बारिश हो सकती है। दिनों की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल पोजीशन है और उसके प्रभाव से अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आज के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल भी आज हैवी रेनफॉल हो सकता है और उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज एक्सट्रीमली हैवी, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी, वेरी हैवी रहेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आने वाले 4-5 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हैवी, वेरी हैवी स्पेल चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हैवी, वेरी हैवी स्पेल कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट में भी, स्पेसिफिकली कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला में भी हैवी, वेरी हैवी स्पेल आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने का अनुमान है। पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें तो हम अभी आज भी जैसे धूप है, बारिश नहीं हो रही है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में हम बारिश की संभावनाएं हैं? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें स्पेसिफिकली तो आज वहां पे एक सर्कुलेशंस है, उसके प्रभाव से आज हमारा अनुमान है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आने वाले सब्सिक्वेंट 4-5 दिनों में लाइट रेनफॉल ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे में हल्का फुल्का ड्रिजल। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमने आज तक कभी नहीं सुना कि भारत सरकार की कोई कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी। एलजी को यह आजादी है कि वह किसी के खिलाफ भी कोई भी जांच के आदेश दे सकते हैं। वह हर हफ्ते एक नई जांच के आदेश देते हैं। उनका इरादा सिर्फ दिखाना है कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट है।
कल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपके एक और जो पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और मामले में जांच का आदेश दिया, जो इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दिया गया है। ये मामला है जो भारत सरकार की नवरत्न जो कंपनी है वेल, उसके द्वारा घूस देने जाने का मामला है, जो पहले मामला बताया जा रहा है। देखिए, हमने तो अभी आज तक कभी सुना नहीं कि भारत सरकार की कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी, मगर समस्या ये है कि एलजी साहब के पास ये स्वतंत्रता है, वो जिस दिन चाहें जिसके ऊपर भी किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं, और वो लगभग हर हफ्ते कोई नई जांच के आदेश देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साबित किसी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां पे भी उन्होंने देखा, वहां पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है, जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा, ये एलजी साहब के अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी में क्या काम करेगा, ये उनके अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव बनेगा, ये उनके अधीन है। किसके ऊपर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, ये उनके अधीन है। तो उनके पास स्वायत्तता है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनसे कोई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।